नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आज हम बात करते हैं भारत के संविधान की। और संविधान में पहला पार्ट होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले कुछ एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आते रहते हैं। मैं विवेक, आपका विवेक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में प्रावधान था। इसके लिए ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। सेकंड ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। थर्ड ऑप्शन है निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और फोर्थ ऑप्शन है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका ऑप्शन है फोर्थ, पूना पैक्ट या पूना समझौता किसके बीच था? B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। तो यहाँ से पूना पैक्ट या पूना समझौता पूछा जाता है किसके मध्य हुआ था? B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। कहाँ पर हुआ था? पुणे की अरबदा जेल में, जिसको अंग्रेजों ने क्या कहा था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट। तो इस समझौते में क्या हुआ था? जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी उसको त्याग दिया गया था, लेकिन दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। अगला सवाल देखते हैं। सुमेलित कीजिए। सूरत विभाजन, ए, बी सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सी सर्वदलीय सम्मेलन, डी पूर्ण स्वराज का संकल्प। इसका मिलान करना। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907। तो ए का क्या हो गया? फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों में है। इसके बाद बी सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? 1932 में। तो बी का थर्ड दोनों में है। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो कट हो जाएंगे। तो दो ऑप्शन ही हुआ, ए या बी, इन्हीं में से आंसर होगा। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में। तो सी का क्या होगा? सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। पूर्ण स्वराज का संकल्प कब? 1929। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ई, सेकंड ऑप्शन। पढ़ सकते हैं आप लोग। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस अधिनियम प्रदान की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला सवाल देखते हैं। सुमेलित कीजिए। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाई किया था? मुस्लिम लीग ने। कब? 1946। मुस्लिम लीग का हेड बन था मोहम्मद अली जिन्ना। तो डी का थर्ड। तो डी का थर्ड देखते हैं हम। तो इसमें डी का थर्ड पहला ऑप्शन में ही है, तो ये होगा। और अगस्त घोषणा किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ए का सेकंड। तो इसी में है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। अगला सवाल। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो इसमें पूरा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1773 में। लागू कब हुआ था? 1774 में। गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो किस एक्ट के द्वारा अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन देख सकते हैं, सॉरी आंसर व्याख्या देख सकते हैं इसकी। तो ये कब हुआ था? 1700। और इसमें एक चीज़ और है, इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। और सबसे पहले किसको की गई थी? कॉर्नवालिस को। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1876 में। 1876 में कहा गया था और 1877 में घोषित कर दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड। देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। थर्ड ऑप्शन। भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन फोर्थ है भारत के जीवन धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन है सेकंड। तो इसमें कहा था कि देसी राजवाड़ों की यथास्थिति रखी जाएगी। अगला सवाल।
पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष आया था? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? पार्लियामेंट सुधार, इसी में किया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में। इसमें क्या था? केंद्र में द्विसदन की स्थापना की गई थी और प्रांतों में द्वैत शासन की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? बी। आप पढ़ सकते हैं, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना इसके द्वारा की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था इसी के द्वारा की गई, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 एक्ट के तहत। स्थापना कब हुई थी लोक सेवा आयोग की? 1926 में। महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार मिला और इसी के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो इनमें कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी। पढ़ सकते हैं आप। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। जो ये समिति, ये मंत्रिमंडल। अगला सवाल देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषयों में कौन सा नहीं था? जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसमें क्या नहीं था? पाकिस्तान की स्वीकृति। इसका मुख्य 1946 के उद्देश्य देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन करना, यह मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन, यह गौण उद्देश्य था, मतलब एक शांत उद्देश्य था। बाद में इसको उजागर कर दिया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। कई बार पूछा गया सवाल है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे। ये 93 सदस्य जो देशी रियासतों से आते थे, जिसमें से 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसके जो व्याख्या है इसके भी क्वेश्चन, तो अच्छे से याद करना। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो तब तक आज़ादी से 15 अगस्त 1947 से इस बीच शासन कैसे चला था? तो ये चला था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। व्याख्या पढ़ लेते हैं। जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज्य या औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। उसे ही अधिराज्य या औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से नाम से जानी गई। तो कौन सी योजना थी? डुरंड योजना, पार्लियामेंट योजना, माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना। तो 1947 में कौन सी योजना आई थी? माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी माउंटबेटन द्वारा। अगला सवाल, कौन सुमेल नहीं है? पार्लियामेंट सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए, भारत सरकार अधिनियम, स्वशासन। इसको प्रांतीय स्वशासन ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें भारत सरकार अधिनियम में क्या किया गया था? प्रांतीय स्वशासन या प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन। हाँ बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, गलत है, क्योंकि साइमन कमीशन में क्या हुआ था? लाहौर में लाठीचार्ज हुआ था अंग्रेजों द्वारा, उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। तो साइमन कमीशन किस लिए आया था? साइमन कमीशन केवल इसलिए आया था, भारत में किस तरह से जो भारत के नेता कह रहे थे कि हम संविधान बनाएं, कि भारतीय संविधान बनाने लायक हुए या नहीं हुए, शासन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो साइमन कमीशन भारत विभाजन से कोई संबंध इसका नहीं था। अगला सवाल देखते हैं। सूची मिलानी है। सूची फर्स्ट में है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, पार्लियामेंटो सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858। अब इसमें क्या दिया गया था? फर्स्ट में क्या? प्रांतीय स्वायत्तता। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा क्या गया था? ये बता चुके हैं पहले भी। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्र में द्विसदनात्मक
द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई थी। ए का थर्ड, तो ए का थर्ड और किस में है? ए का थर्ड केवल एक ही ऑप्शन है। इसके अलावा और भी चेक कर सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या दिया गया था? पहला ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्ता, तो अभी बताया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई थी, तो बी का फर्स्ट बिल्कुल सही है। इसके बाद पार्लियामेंट्री सुधार 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1861, इसमें क्या किया गया था? सती प्रथा का अंत किया गया था, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। देख सकते हैं आप। अगला सवाल, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किसमें किया गया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, या अगस्त प्रस्ताव 1940, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो ये जो किया गया था भारतीय महासंघ बनाने का जो प्रस्ताव आया था, इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, लेकिन ये कभी अमल में नहीं लाया जा सका था। इसमें सभी को मिलाकर भारतीय महासंघ, जैसे अब बाद में मिलाया गया था भारत में सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक महासंघ बना दे, तो ये कब प्रस्ताव आया था? 1935 में, लेकिन ये कभी अमल में नहीं, लागू नहीं किया जाता। सवाल देखते हैं, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? अभी देख चुके हैं। तो केंद्र में द्वैध शासन 1919 में क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक स्थापना हुई थी और प्रांत में द्वैध शासन। लेकिन 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें प्रांतों को तो स्वायत्ता दे दी गई थी, बिल्कुल स्वतंत्रता, और केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट कर लिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल देखते हैं, संघ प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम, संघीय प्रणाली वही चीज़ है, महासंघ स्थापित करना। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कब किया गया था? 1935 में, लेकिन अमल में नहीं लाया जा सका था। अगला सवाल देखते हैं, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो प्रांतीय स्वायत्ता अभी बताया, द्वैध शासन 1919 अधिनियम के तहत, और 1935 में क्या कर दिया गया था? प्रांतीय। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? पार्लियामेंट्री सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो कब किया गया था भारत में सचिव पद? भाई जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया था, और उसकी सहायता के लिए एक ब्रिटिश संसद से एक सदस्य आया था, उसको क्या नाम दिया गया था? सचिव। तो कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई, मतलब पहली बार निर्वाचित होकर किसी को प्रतिनिधित्व करना था? तो कब किया गया था? पार्लियामेंट्री एक्ट 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1909 में। इसमें सबसे पहले जो सदस्य थे भारतीय, वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रथम भारतीय जो इसमें नियुक्त हुए थे। इसके बाद है आज का अंतिम सवाल, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? जो भारत शासन अधिनियम बना था उसमें 1935 जिसमें संघ को स्थापित करने की बात की गई थी, ये कहा गया था कि अगर हाँ संघ स्थापित हो जाएगा तो उसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी, जैसे हमारी सूची होती हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, इसके अलावा अवशिष्ट शक्ति और होती है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी जाएगी? तो ये किसको दी जाएगी? अब किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। तो उस समय किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? किसको? गवर्नर जनरल को। धन्यवाद।